नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वो जलवायु हो, शोषक यानी मृदा, जैविक, प्राकृतिक, भूगोलिक संबंधी और सामाजिक आर्थिक कारक। चलिए बढ़ते हैं आगे। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कौन से हैं? अनुवांशिकता, अनुवांशिक या अनुवांशिकता। बाह्य कारक कौन से हैं? पर्यावरण, पर्यावरण कौन से थे? जलवायु, शोषक, मृदा, जैविक, प्राकृतिक, भौगोलिक संबंधी और सामाजिक आर्थिक कारक। सबसे पहले आते हैं आंतरिक कारक पे। तो आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं? अनुवांशिक कारक फसल की पैदावार में वृद्धि और अन्य वांछनीय चरित्र, जेनेटिक मेकअप पौधों से संबंधित है। अधिक उपज देने वाली क्षमता, प्रारंभिक परिपक्वता, ठहरने का विरोध, सूखा, बाढ़ और लवणता सहनशीलता, कीट और बीमारियों को सहन करने के लिए सहिष्णुता, अनाज की रासायनिक संरचना, तेल सामग्री, प्रोटीन सामग्री, अनाज की गुणवत्ता, सुंदरता, मोटा होना, पुआल की गुणवत्ता, मिठास और रस। अनुवांशिकता से मतलब ये है कि जो वृद्धि और विकास, जैसे अधिक उपज देने वाली क्षमता, कोई वैरायटी होती है वो बहुत ज्यादा उपज देती है, और जैसे सूखा, बाढ़, लवणता के प्रति सहनशीलता है, सूखे में भी है सरवाइव कर सकती है। और ठहरने का विरोध, जैसे कोई भी आपदा या कुछ भी, जैसे सूखा, बाढ़, कुछ भी आ जाए, वो मतलब बनी रहे, कोई भी कीट या रोग लगने के बाद भी उसमें उसमें कोई भी मतलब नुकसान ना हो फसल को। प्रारंभिक परिपक्वता, बहुत जल्द पकने वाली हो, जिससे हम फसल चक्र में ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके। अधिक उपज देने की क्षमता, ये सब क्या है? जेनेटिक फैक्टर है या अनुवांशिक कारक है। और अनाज की गुणवत्ता। बाहरी कारक में कौन कौन से आते हैं? जलवायु कारक आते हैं, शोषक, ये मृदा, शोषक का मतलब क्या? मृदा है, मृदा में ही तो हम शोषक यानी कि पानी शोषण करते हैं, इसलिए शोषक मृदा। जैविक, प्राकृतिक, भौगोलिक संबंधी, सामाजिक आर्थिक। सबसे पहले पढ़ते हैं जलवायु कारक। लगभग 50% उपज जलवायु कारकों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। 50% जो फसल उत्पादन है या फसल है, वो 50% किससे प्रभावित होती है? जलवायु से। कुछ वायुमंडलीय मौसम जलवायु कारक, जैसे वर्षा, तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, सौर विकिरण, हवा का वेग, वायुमंडलीय गैसें। देखते हैं वर्षा। वर्षा में सभी पानी शामिल है। जो वर्षा बर्फ, ओले, कोहरे और ओस जैसे वातावरण में गिरते हैं, पानी का कोई भी वर्षा के रूप में, चाहे वो बर्फ हो, ओले हो, वर्षा हो, कोहरा हो, ओस, पानी का किसी भी रूप में पृथ्वी पर आना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करता है। राशि और वितरण में कुल वर्षा एक जगह पर खेती की प्रजातियों की पसंद को बहुत प्रभावित करती है। भारी और समान रूप से वितरित वर्षा वाले क्षेत्र में, मैदानी इलाकों में चावल और पश्चिमी घाट में चाय, कॉफी और रबर जैसी फसल उगाई जाती हैं। वर्षा की कम और असमान वितरण। असमान वितरण, बुंदेलखंड क्षेत्र को देखें आप, तो कभी कभी वर्षा कम होती है, तो असमान वितरण, कहीं होती है कहीं नहीं होती है, तो ये असमान वितरण है। कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, तो ये वर्षा का असमान वितरण कहलाता है। जिससे सूखे की खेती में आम है, जहां सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे मोती, बाजरा, सोरगम और मामूली बाजरा उगाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में घास और झाड़ियां आम हैं, जहां गर्म रेगिस्तानी जलवायु मौजूद है। हालांकि वर्षा का फसलों की उपज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन पैदावार हमेशा वर्षा की मात्रा के सीधे अनुपातिक नहीं होती, क्योंकि अधिकतम पैदावार से अधिक वर्षा अधिक लाभ होता है। लाभ होगा यहाँ पे, वर्षा नहीं होगा। अधिकतम पैदावार, अधिक वर्षा से अधिकतम पैदावार होती है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतम वर्षा से अधिक पैदावार नहीं होगी और फसल को नुकसान होगा। तो अगला है वर्षा का वितरण। कुल वर्षा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में लंबे समय तक बढ़ रहा है। जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहां पे जो वर्षा है वो बहुत कम हो रही है, वहां पे जो वर्षा का महत्व है, जो पानी का महत्व है वहां पे बढ़ रहा है शुष्क क्षेत्रों में। अगला है तापमान। तापमान ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता का एक माप है। अधिकांश कृषि पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए तापमान की सीमा 15 से 40 डिग्री सी के होती है। 15 से 40 डिग्री सी, 15 से 40 डिग्री सी अधिकतम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसी स्थान का तापमान भूमध्य रेखा अक्षांश और ऊंचाई से उसकी दूरी से काफी हद तक निर्धारित होता है। अक्षांश अक्षांश क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे देखें तो दक्षिण दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है उत्तर भारत के मुकाबले। ये इस कारण से होती है क्योंकि दक्षिण भारत जो है वह समुद्र के किनारे है और वहां पर समुद्र तल से ऊंचाई कम है। लेकिन उत्तर भारत में समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ठंड या मौसम जो होता है ठंडा होता है। तापमान फसल पौधों और वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। फसलों के अंकुरण, वृद्धि और विकास तापमान से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पत्ती उत्पादन, विस्तार और फूलन को प्रभावित करता है। पौधों के भीतर भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हवा के तापमान द्वारा नियंत्रित होती हैं। गैसों और तरल पदार्थों की प्रसार दर तापमान के साथ बदलती है। पौधों में विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता तापमान पर निर्भर है। न्यूनतम अधिकतम जिस पर फसल की वृद्धि बंद हो जाती है और व्यक्ति के पौधे का इष्टतम तापमान कॉर्डिनल तापमान कहता है। न्यूनतम, चाहे वो न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, जिस पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि विकास रुक जाता है, वो इष्टतम तापमान या कॉर्डिनल तापमान कहलाता है। आगे चलते हैं। कुछ फसलों का न्यूनतम तापमान, मध्यम तापमान और अधिकतम तापमान। चावल के लिए न्यूनतम तापमान कितना है? 10 डिग्री सी। मध्यम तापमान कितना है? 32 डिग्री सी। और अधिकतम तापमान कितना है? 36 से 38 डिग्री सी। गेहूं के लिए न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सी, मध्यम तापमान 20 डिग्री सी और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सी। मक्का के लिए न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सी और मध्यम तापमान 20 डिग्री सी और अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सी। ज्वार के लिए 12 से 13 डिग्री सी न्यूनतम तापमान है, 25 डिग्री सी मध्यम तापमान है और अधिकतम तापमान कितना है? 20 डिग्री सी। तंबाकू के लिए 12 से 14 डिग्री सी न्यूनतम तापमान, 29 डिग्री सी मध्यम तापमान और 35 डिग्री सी अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या आरएस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पानी वायुमंडल में अदृश्य जल वाष्प के रूप में मौजूद है, जिसे आमतौर पर आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। किसी विशेष तापमान पर हवा की संतृप्ति क्षमता के लिए हवा में मौजूद नमी की मात्रा के बीच सापेक्ष आर्द्रता का अनुपात है। किसी विशेष तापमान पर जो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? किसी विशेष तापमान पर हवा की संतृप्ति क्षमता के लिए हवा में मौजूद नमी की मात्रा के बीच सापेक्ष अनुपात। या तो जो तापमान, जो हवा में संतृप्ति क्षमता है, जो हवा मतलब पानी को, जो नमी को जो अब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी क्षमता और मौजूद नमी की मात्रा के बीच सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता का अनुपात कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता 100% होगी, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो वायु है उसमें 100% नमी है। अगर की 100% नमी हो गई वायु में तो जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण नहीं होगा, जिससे पौधों के विकास में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% तो इसका मतलब कि पूरा स्थान पानी से भर गया है और मिट्टी का बाष्पीकरण और पौधों का बाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ है। सापेक्ष आर्द्रता फसलों की पानी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। 40 से 60% की सापेक्ष अधिकांश फसल पौधों के लिए उपयुक्त है। कितना? 40 से 60% जो है सापेक्षिक आर्द्रता अधिकांश फसल के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता 80% और अधिक होने पर बहुत कम फसलें अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। जब सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो कीट और बीमारी के फैलने की संभावना अधिक होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सौर विकिरण, जिसके बिना जीवन नहीं हुआ, यानी प्रकाश। प्रकाश के बिना जीवन की संभावना या कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहें कि फसल के अंकुरण से लेकर फसल की वृद्धि तक और कटाई तक प्रकाश का प्रभाव होता है और प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंकुरण से लेकर फसल और यहाँ तक कि कटाई के बाद की फसलें और विकिरण से प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषक क्रियाओं प्रक्रियाओं द्वारा बायोमास उत्पादन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिट्टी, पौधे और पर्यावरण में होने वाली सभी शारीरिक प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर होती हैं। सौर विकिरण एक क्षेत्र में फसलों के वितरण से तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषक तंत्र में दृश्यमान विकिरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश सक्रिय विकिरण कितना होना चाहिए? 0.4 से 0.7 पीआर म्यू है ये, तो 0.4 से 0.7 म्यू कार्बोहाइड्रेट और अंततः बायोमास के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश जो है 0.4 से 0.5 म्यू नीला बैगनी प्रकाश होता है, वो सक्रिय होता है, और 0.5 से 0.6 म्यू नारंगी लाल प्रकाश होता है, वो भी सक्रिय है। 0.5 से 0.6 ग्रीन लॉयल कम सक्रिय होता है। अगला है फोटोट्रॉपिज्म, दिन की लंबाई के लिए पौधों की प्रतिक्रिया। फोटोपीरियोडिज्म फोटोपीरियोडिज्म प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि की प्रकाश पौधों के लिए कितने समय तक मिलता है, या पुष्प के लिए, पुष्प फ्लावरिंग के लिए कितने प्रकाश की या कितने प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं लघु दिन, कम प्रकाश वाला दिन। दिन की लंबाई कितनी? 12 घंटे से कम, लेस देन 12 आवर। जौ, जई, गाजर और गोभी, इसमें देखो सारी रबी फसलें जो होती है वो लघु दिन वाली या शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, खरीफ वाला लंबे दिन वाला, लंबे दिन की लंबाई, दिन की लंबाई कितना? 12 घंटे से ज्यादा। इसमें कौन सी? सारी खरीफ फसलें, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब कौन से? लंबे दिन वाली फसलें हैं। दिन तटस्थ यानी कि डे नेचुरल प्लांट कौन से हैं? दिन की लंबाई टमाटर, मक्का पर कोई या कम प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, चाहे दिन डे नेचुरल हो, दिन लंबा हो या छोटा, इस पर इन पे फसल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें टमाटर, मक्का और सनफ्लावर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर फ्लावर का मुड़ना, प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया करना, ये क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। आपने सूरजमुखी को देखा होगा, जब जहां जहां सूर्य जाता है उसी दिशा में सूरजमुखी का फूल मुड़ जाता है। आगे चलते हैं। हवा का वेग। हवा का वेग मूल कार्य नमी, वर्षा और गर्मी को वहन करता है। जो वायु है उसका वेग क्या करता है? जो प्रकाश प्रकाश पौधों में जो नमी होती है उसको, यदि गर्म हवा है तो वो क्या करेगी? नमी को उड़ाएगी। और अगर की वायु की गति तेज है, हवा की गति तेज है, तो क्या करेगी? फसल को वह गिरा देगी। ठीक। तो हवा का मूल कार्य नमी, वर्षा और गर्मी को वहन करना है। चलती हवा न केवल नमी और गर्मी की आपूर्ति करती है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ताजा CO2 की आपूर्ति भी करती है। अधिक फसलों के लिए 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा गति उपयुक्त है। जब हवा की गति बड़ी होती है तो फसलों की आंतरिक गति होती है, यानी यह पत्तियों और टहनियों को हटा देती है और केले, गन्ने जैसी फसलों को नुकसान हो। केले और गन्ने को तो यह गिरा देती है, क्योंकि फसा हवा का वेग इतना ज्यादा होता है।
पराग और बीजों का पवन फैलाव कुछ फसलों के लिए प्राकृतिक और आवश्यक है। हवा द्वारा, जो वायु द्वारा जो पराग कण होते हैं, जो बीज होते हैं, उन पराग कण जिससे पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प होती है। पराग कण एक फूल से दूसरे फ्लावर पे जाए, मृदा अपर्दन का कारण बनती है, किसानों को सफाई उत्पादन में मदद करती है, बाष्पीकरण को बढ़ाता है, कीट और बीमारियों का प्रसार करता है। कोई भी कीट है या बीमारी है, रोग है, वो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएगा या चला जाएगा। अगला है पौधों की वृद्धि पर वायुमंडलीय गैसें। तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है 20.95%, नाइट्रोजन कितना है 78.09%, और आर्गन कितना है 0.93%, और अन्य गैसें कितनी है 0.02%। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा रंध्र के माध्यम से पत्तियों से प्रसार प्रक्रिया द्वारा लिया गया। जो CO2 है, आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो मानव इसका क्या करता है, उल्टा करता है। मानव क्या करता है, CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बहुत ही आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का बहुत, CO2 द्वारा CO2 का अवशोषण होता है और O2 का मतलब कि O2 छोड़ते हैं। CO2 कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान सभी खेत कचरे और श्वसन द्वारा वायुमंडल में वापस आ जाती है। ऑक्सीजन पौधों और जानवरों दोनों की श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जारी किया जाता है। नाइट्रोजन महत्वपूर्ण पौधा पोषक तत्वों में से एक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन Na नाइट्रोजन है को मिट्टी में बिजली वर्षा और एन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणुओं द्वारा दलहन फसलों में और पौधों के लिए उपलब्ध है। CO2 एसिड रेन के रूप में CO, CH4, मैथेन, HF जैसी कुछ गैसें वायुमंडल में जारी होती हैं जो पौधों के लिए विषाक्त है या टॉक्सिक है या नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं। मृदा कारक, जो शोषक था ना, यह मृदा कारक है। भूमि में उगने वाले पौधे पूरी तरह से मिट्टी पर निर्भर करते हैं जिस पर वे बढ़ते हैं। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले मृदा कारक, मिट्टी में की नमी, मिट्टी की नमी फसल वृद्धि को प्रभावित करेगी, क्योंकि जो पौधा होता है वो जल कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है ना। तो मिट्टी की नमी मिट्टी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करेगी। मिट्टी की हवा या मिट्टी में उपस्थित वायु, मिट्टी जो जड़ें होती है जो CO2 लेती है, जो वायु जो मिट्टी में वायु होती है उसका मिट्टी में वायु कितना होता है 25% होती है, जिससे जड़ें और मृदा में उपस्थित जो जीव हैं उनके लिए आवश्यक 25% वायु मृदा में होनी चाहिए। तो हम मृदा का कंपोजिशन देखें तो मृदा में खनिज पदार्थ कितना होता है, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ कितना होता है 45%। खनिज पदार्थ कितना होता है 45%, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ कितना होता है 5%, ठीक है। और जो जल होता है वह होता है 25%, ठीक है। और जो वायु होती है वह भी 25% होती है। एक कहें नमी 25% होती है, वायु 25% होती है, और खनिज पदार्थ कितना 45% होता है, और कार्बनिक पदार्थ कितना होता है 5% होता है। मिट्टी का तापमान, मिट्टी का तापमान भी पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मृदा खनिज पदार्थ, मिनरल से जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे बहुत से न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कहां से मृदा खनिज पदार्थ से प्राप्त होते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ जो फसल अवशेष होता है, जो सड़ा गला अवशेष होता है, जो मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया जो
जीव होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके, जो ह्यूमस होता है उसको कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। मृदा में उपस्थित जीव जो जो पौधों का अवशोष होता है या जानवरों का अवशेष होता है, उसे जो जीव होते हैं वो मृदा में कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। मिट्टी की प्रतिक्रियाएं, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी की नमी। पानी उगने वाले पौधों का एक प्रमुख घटक है जिसे वह मिट्टी से निकालता है। कहां से निकालता है? मिट्टी से। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है। पौधों की क्षमता और स्थायी बिल्टिंग पॉइंट के बीच नमी रेंज पौधों के लिए उपलब्ध है। रेतीली मिट्टी की अपेक्षा मिट्टी में उपलब्ध नमी अधिक होगी। मिट्टी का पानी खनिज सहित मिट्टी की रासायनिक और जैविक गतिविधियों में मदद करता है। यह मृदा पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे यह चरण 4 से मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है। ये रॉन्ग है, यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है, ये सही है। मिट्टी की नमी में वृद्धि के साथ पोषक तत्व की आवश्यकता और गतिशीलता बढ़ती है। आगे देखते हैं मिट्टी की हवा या मिट्टी वायु। मिट्टी में उपस्थित वायु। जड़ों द्वारा पानी के अवशोषण के लिए मिट्टी का वातन बिल्कुल आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंकुरण बाधित होता है। जड़ों और सूक्ष्म जीवों की श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। घुलनशील लवणों में अघुलनशील खनिज को तोड़कर मिट्टी की पोषक उपलब्धता के लिए मिट्टी की हवा आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थों के उचित अपघटन के लिए मिट्टी की हवा में आलू, तंबाकू, कपास, अलसी, चाय और फलियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चावल की ऑक्सीजन के निम्न स्तर की आवश्यकता होती है और पानी वाटर लॉगिंग अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की सहन कर सकता है। जब चावल फील्ड, आप जानते हैं कि जो चावल होता है, राइस को, पैडी को उगाने के लिए हमें क्या करना होता है, पानी को खड़ा रखना पड़ता है खेत में। उसमें क्या होता है, चावल जो है O2 की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, उसको भी सहन कर सकता है। निम्न स्तर पर O2 को आवश्यक होती है। मिट्टी का तापमान, यह मिट्टी में चल रही भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह पानी और विलेय के अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। यह बीजों के अंकुरण और टैपियोका, शकरकंद जैसी फसलों के भूमिगत भागों के विकास दर को प्रभावित करता है। मिट्टी का तापमान पोषक उपलब्धता में शामिल माइक्रोबियल गतिविधि और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अधिकांश कृषि फसलों के तेजी से विकास के लिए कोल्ड मिट्टी अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। कुछ जो फसलें होती है उनके विकास के लिए जो मिट्टी ठंडी होती है, जो कोल्ड मिट्टी होती है, वो आवश्यक अनुकूल नहीं होती है। मृदा खनिज पदार्थ। मिट्टी की खनिज अवसामग्री विभिन्न आकारों के कणों के रूप में चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से प्राप्त होती है। ये पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, आयरन आदि की पूर्ति करता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ, यह फसलों को सभी प्रमुख छोटे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। यह अधिकांश सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का एक स्रोत है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान निकलने वाले कार्बनिक अम्ल खनिज की प्रक्रिया को इस प्रकार अनुपलब्ध और पोषक तत्वों को जारी करने में सक्षम बनाता है। आगे चलते हैं। मृदा जीव। मिट्टी में कच्चे कार्बनिक पदार्थ विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं जो बदले में पौधों के पोषक तत्वों को छोड़ देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी में रोगाणुओं द्वारा तय की जाती है और सहजीवी राइजोबियम या गैर सहजीवी एजोस्पाइरलम संघ के माध्यम से फसल के पौधों के लिए उपलब्ध है। मिट्टी की प्रतिक्रिया या पीएच। मिट्टी की प्रतिक्रिया, मिट्टी का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। मृदा पीएच फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है और पीएच 7 के साथ तटस्थ मिट्टी, जो पीएच 7 है ना, ये नॉर्मल है। अधिकांश फसलों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। अम्लीय मिट्टी 7 लेस देन 7, जो अम्लीय जो पीएच होता है लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। आयरन और एल्यूमिनियम की उच्च विषाक्तता के कारण कम पीएच वाली मिट्टी पौधों के लिए हानिकारक है। कम पीएच अन्य पौधों की पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी हस्तक्षेप करता है। आगे देखें जैविक कारक। फसल के पौधों पर अन्य जैविक जीवों, पौधों और जानवरों के कारण लाभकारी और हानिकारक प्रभाव। पौधे कैसे प्रभावित करते हैं? आपने देखा होगा
फसल के पौधों में कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं, जो फसल के पौधों के साथ पोषक तत्व, नमी के लिए और तापमान, धूप की मांग और न्यूट्रिएंट्स के लिए या पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करते हैं, जिससे क्या होता है फसल का जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो कम हो जाता है। देखते हैं, एक साथ बड़े होने पर खेत की फसल के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशंसात्मक प्रकृति, पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा तब होती है जब पोषक तत्व, नमी और धूप की मांग होती है, खासकर तब जब वे कम आपूर्ति में होते हैं या जब पौधों को करीब से देखा जाता है। जब अनाज और फलियां की विभिन्न फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो उच्च उपज, आपसी प्रभाव में पारस्परिक लाभ होता है। परजीवी के रूप में खरपतवार और फसल पौधों के बीच प्रतियोगिता, जैसे गन्ने की फसल पर स्ट्राइगा परजीवी, खरपतवार। पशु पशु कैसे प्रभावित करते हैं? कुछ जैसे जानवर हैं वो फसल को नुकसान करते हैं, पौधों को नुकसान करते हैं। मधुमक्खियां जो है हमारे पर परागण में या क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। कुछ कीड़े और नेमेटोड फसलों को नुकसान करते हैं। लेकिन केचुआ जो है ना, किसान का मित्र कहा जाता है। वो क्या करता है, जो वो कार्बनिक पदार्थ को खाता है या जो वो रॉ मटेरियल को या कच्चे पदार्थ को खाता है, उसको खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ में या एक है कि न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो देखते हैं, मिट्टी में के जीव जैसे प्रोटोजोआ, नेमेटोड, घोंगे या कीड़े कार्बनिक पदार्थों के सड़ने में मदद करते हैं, जबकि उनके रहने के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कीड़े और नेमेटोड फसल की उपज को नुकसान पहुंचाते हैं और हानिकारक जीवों के रूप में माना जाता है। शहद मधुमक्खियों और ततैया का पार परागण में मदद करते हैं और उपज बढ़ाते हैं और लाभकारी जीव माने जाते हैं। मिट्टी में केंचुए द्वारा इन पदार्थों की लगातार मिलाने के परिणाम स्वरूप केंचुए द्वारा कार्बनिक और खनिज पदार्थों के घोल के रूप में मिट्टी को फेंकने से मिट्टी के प्रवाह और जल निकास की सुविधा होती है। बड़े जानवर, चराई, मवेशी, बकरी आदि द्वारा फसल पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, प्राकृतिक भौगोलिक कारक। प्राकृतिक भौगोलिक कारक जैसे स्थलाकृति, स्थल यानी कि जमीन, भूमि की आकृति कैसी है, समतल है, ढलाऊ है या फिर पहाड़ी एरिया है, यह सब बहुत प्रभावित करता है फसल वृद्धि को। या इसमें कृषि क्रियाएं करना बहुत आसान नहीं होता। स्थलाकृति सतह की प्रकृति, समतल या मैला या ऊंचा नीचा को स्थलाकृति के रूप में माना जाता है। स्थलाकृति कारक फसल की वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऊंचाई कैसे प्रभावित है? ऊंचाई में वृद्धि से तापमान में कमी होती है और वर्षा और वायु वेग, पहाड़ियों में और मैदान में वृद्धि होती है। आप देखेंगे, जब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था उत्तर और दक्षिण भारत का, उत्तर में आपने देखा था कि समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होती है जिससे तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन दक्षिण में समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है जिस कारण से वहां पे तापमान क्या होता है, अधिक होता है। ढलान की स्थिरता, इसका परिणाम बारिश के पानी से दूर होता है और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का नुकसान होता है। प्रकाश और हवा के संपर्क में, हल्की और तेज शुष्क हवाओं की कम तीव्रता के संपर्क में आने वाली एक पहाड़ी ढलान से फसल की पैदावार कम हो सकती है। तटीय क्षेत्रों और आंतरिक जीव। सामाजिक आर्थिक कारक, खेती के लिए समाज का झुकाव और खेती के लिए उपलब्ध सदस्य, फार्म हाउस के भोजन और चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव द्वारा फसलों का उचित विकल्प, बढ़ी हुई पैदावार या कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मानव आविष्कार द्वारा प्रजनन किस्में, किसानों की आर्थिक स्थिति, इनपुट संसाधन जुटाने की क्षमता, सीमांत छोटे, मध्यम और बड़े किसान की को बहुत तय करती है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं कल अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विजन एग्री एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल विजन एग्री एजुकेशन सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन आपके लिए जिला उद्यान अधिकारी के लिए हर रोज, जब तक प्रारंभिक परीक्षा का पेपर नहीं हो जाता, आपके लिए हर रोज क्लास लेकर आएंगे आपके अपने विजन एग्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं।